हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के डिमांड पर मैं हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो काव्य खंड से है। आप लोगों ने डिमांड किया था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य खंड टर्म 2 इलेक्टिव बुक का मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, पहला क्वेश्चन है, मैं जानो निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। उक्त कथन के माध्यम से राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? श्री राम तो अपराधी तक पर क्रोध नहीं करते हैं। श्री राम जी का ऐसा स्वभाव है कि अपराधियों पर भी वो क्रोध नहीं करते। भरत पर तो उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। खेल में वे हार जीत की परवाह ही नहीं कभी करते। वे छोटे की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखते थे कि छोटा भाई ही जीते, अपने जीतने की भी लालसा नहीं रहती। खेलने में कभी खुनिस की भावना नहीं रखते। खुनिस मतलब होता है क्रोध। खेलने में कभी उन्होंने क्रोध किया ही नहीं। क्रोध की कभी भावना उनके खेल में नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत जी निम्नलिखित प्रकार से प्रकट करते हैं। भरत अपने भाई राम के समक्ष खड़े होकर पुलकित हो जाते हैं। पुलकित मतलब प्रसन्नचित्त। अपने भरत के सामने जब होते हैं तो वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं जब वो अपने भाई के सामने खड़े होते हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु, प्रेम की आंसू, प्रेम में एक प्रसन्नता के और एक दुख के आंसू होते हैं, तो प्रेम के आंसू उनकी आंखों से, प्रेम की आंसू की धारा बहने लगती है। वे अपने भाई को श्रद्धावश बार बार स्वामी कहते हैं। इतनी श्रद्धा है अपने भाई के प्रति कि श्रद्धा भाव से स्वामी शब्द निकल जाता है अपने भाई के लिए। वे प्रभु राम के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कर उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि श्री राम उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। श्री राम का अपने भाई भरत के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फरे की कोदक, फरे माने फलना, कोदक, कोदो एक प्रकार का अनाज होता है। मोटे अनाज में लिया जाता है, गरीब लोग उसको खाते थे पहले, अब तो सब गेहूं चावल ही खा रहा है। फरे की कोदक बाल सुसाली, सुसाली मतलब धान। धान का चावल बड़े वर्ग खाता था पहले, और कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब गरीब तबका खाता था, जो आज बड़े लोग यही खा रहे हैं। इसको मोटा अनाज कहा जाता था। मुक्ता प्रसव की संबुक, संबुक मतलब घोघा, जो समुद्र में पाया जाता है उसको बोलते हैं घोघा। संबुक काली, काला घोघा। पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को, भाव सौंदर्य बताना है और शिल्प सौंदर्य बताना है। इस पंक्ति का भाव यह है कि कोदो की बाली में कभी उत्तम धान मतलब चावल नहीं फल सकता। कोदो अगर आप बोए हैं तो उसमें धान चावल कैसे फल सकता है? उसमें नहीं लग सकता। इसी प्रकार तालाब की काली घोंघी से, तालाब में जो काले काले घोंघे पाए जाते हैं, उससे उत्तम मोती नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए सीप होना चाहिए, सीप में मोती बनता है। इसी प्रकार गलत व्यक्ति से अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। भरत ने यह बात कहकर अपने उदात्त चरित्र का वर्णन किया है। उदात्त, उदात्त मतलब महान, महान, श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं। श्रेष्ठ, महान या श्रेष्ठ। इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार वो होता है कोई एक पंक्ति बताई जाए और उसको प्रमाणित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति को दिया जाए। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि कोदो के बाली में धान, उच्च क्वालिटी का धान नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे काले घोघे में मोती नहीं बन सकता, मोती के लिए सीप, सीप में मोती बनता है। एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। स्वाति नक्षत्र की बूंदे कहा गया है साहित्य में कि मोती बन जाता है।
अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। की, कोदक, देखिए क 2 बार है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार है। तो और भी होगा तो देख लेंगे आप लोग। अवधी भाषा का प्रयोग है, रामचरितमानस पूरी तरह से अवधी भाषा में है। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है। जब वन चले जाते हैं राम, तो उनके जो वस्तुएं हैं उनको देख करके कौशल्या के मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, काव्य के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या के निम्नलिखित अनुभव करती है। वे बार बार उन वस्तुओं को हृदय से और आंखों से लगा लेती है, अपने आंखों से ऐसे स्पर्श कराती है, हृदय से लगा लेती है। जो राम की चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उन चीज़ों को देखकर राम के बालपन का स्मरण करती है। बचपन में राम कैसे उन वस्तुओं से खेलते थे वो उन्हें याद आता है, स्मरण करती है। कभी वे यथार्थ स्थिति का अनुभव करती है, यथार्थ माने वास्तविक स्थिति। कभी चित्र लिखी सी खड़ी रह जाती है। चित्र लिखी मतलब चित्र के समान, चित्र के समान अर्थात बिना बोले चाले एकदम अवाक सी रह जाती है, चित्र की भांति हो जाती है। ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवितावली में संकलित पद राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ, पेन में सिलेक्ट करने में थोड़ा सा हो जा रहा है टाइम। राघव एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। करुणा और संदेश क्या है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर 2008 में आया भी था। इस पद में पुत्र राम के वियोग से व्याकुल माँ कौशल्या व्याकुल हो जाती है। दुखी होकर के उनके घोड़े, जो राम का प्रिय घोड़ा था, के लिए पुनः अयोध्या लौट आने का आग्रह करती है। कम से कम करे कि मेरे लिए नहीं तो अपने जो प्रिय घोड़ा है उसके लिए तो आजा, वो भी खाना पीना छोड़ दिया है। श्री राम के रथ में जुतने वाले अश्व अपने स्वामी के वियोग में अत्यंत व्याकुल है, राम को ढूंढ रहा है, उनके लिए व्याकुल है, कह रही हैं। वे प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यद्यपि भरत इनकी बड़ी देखभाल करते हैं, उस घोड़े को राम का प्रिय था तो भरत जी बहुत देखभाल करते थे, फिर भी वो निरंतर कमजोर और दुबला होता जा रहा है, वो खा नहीं रहा है, मुरझाए चला जाता है, सूखता चला जा रहा है। माता कौशल्या अपना करुण संदेश पथिक राही जो जा रहा है वन की ओर उससे कह रही है, बता रही है, उसके माध्यम से राम तक पहुंचाती है। माता के इन घोड़ों के दुख की बड़ी चिंता है। माँ को जो राम का घोड़ा है उसको देख, उसके लिए बड़ी चिंता हो रही है। अब दूसरा जो है सेकेंड टर्म में जो आने वाला है 12 मासा मलिक मोहम्मद जैसी का, इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगहन मास की विशेषता बताते हुए बिरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। अगहन का महीना होता है, प्रेमचंद का पूस की रात आप लोग पढ़े हैं, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूस होता है, और अगहन होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। ठंडा शुरू हो जाता है इसमें। तो अगहन मास के दिन छोटे होते हैं, दिन थोड़ा छोटा होने लगता है और रातें लंबी होती हैं। बिरहणी नायिका के लिए लंबी रातें काटना कठिन हो जाता है। नायक के बिना नायिका का रातें काटना बड़ा मुश्किल होता है। अगहन महीने के दिन भी रात के समान प्रतीत होते हैं। अगहन महीने का जो दिन है वो अभी रात की तरह प्रतीत हो रहा है विरह में। बिरहणी नागमती बिरहाग्नि में, बिरहाग्नि मतलब विरह की अग्नि में बत्ती के समान जलती रहती है, जैसे दीपक की बत्ती जलती रहती है उस तरह से नागमती जलती रहती है। अगहन मास की ठंड उसके हृदय को कंपा जाती है, ठंड से हृदय भी कांप उठता है। इस मास में, महीने में शीत के प्रकोप, जाड़े का इतना प्रकोप होता है, इतना प्रचंड रूप में होता है, से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई जाती है उस ठंड से बचाव के लिए। पर बिरहणी के हृदय में तो विरह की अग्नि जल रही है, उसके हृदय में तो पहले से ही नायक से बिछड़ने की विरह की अग्नि जल रही है, जो रत्नसेन से उसको छोड़कर चले गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, माघ महीने में बिरहणी को क्या अनुभूति होती है। माघ के महीने में बिरहणी को कैसी अनुभूति होती है। ठीक है, तो माघ महीने में शीत चरम पर होती है।
बहुत अधिक ठंडा पड़ता है इस समय। अब पाला पड़ने लगता है, बर्फ भी पड़ने लगता है। बिरहणी के लिए प्रियतम के वियोग में माघ मास का जाड़ा झेलना मृत्यु के समान प्रतीत होता है। इस ऋतु में रजाई ओढ़ने से भी ठंड नहीं जाती, चाहे कितनी भी रजाई क्यों न ओढ़ लो, ठंड कम नहीं होता। बिरहणी का हृदय प्रिय के बिना कांपता रहता है। विरह पवन उसे मारे डालता है। इस मास में वर्षा भी अधिक होती है। बिरहणी के मन में काम भाव उत्पन्न होता है और वह प्रिय मिलन की इच्छा करने लगती है। प्रिय के वियोग में वह श्रृंगार भी नहीं कर पाती, शौक श्रृंगार भी नहीं कर पाती है। भंवर प्रिय के बिना उसका यौवन व्यर्थ हो रहा है। विरह में नायिका सूख कर तिनके की भांति हो गई है। विरह उसे जलाकर राख बनाकर उड़ा देने पर तुला है। विरह अपने अग्नि में जला करके नागमती को राख बना करके और वातावरण में उड़ा देना चाहता है, उस पर तुला हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखा जाए नहीं तो। 12 मासा अंश का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 12 मासा जो अंश पढ़ना है आपको अपनी बुक में, 4 महीने का पढ़ना था इसमें, उसके अंश का प्रतिपाद्य मतलब मुख्य बातों को, समरी को बताना है इसमें, सारांश को। जैसी रचित महाकाव्य पद्मावत के 12 मासा वर्णन में कवि ने सर्दियों के 4 मास अगहन, पूस, माघ, फागुन, अगहन से शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर के, और फागुन का महीना मार्च के महीने तक का चित्रण किया गया है। यद्यपि ये मास ऋतु शीत ऋतु के है, पर विरहणी नागमती के हृदय में पीड़ा को और भी बढ़ा जाते हैं। ठंडा का मौसम है पर विरह की अग्नि में वो जलती रहती है। नायिका विरह की अग्नि में जलती है। भौरे कौवे के समक्ष अपना व्यथा वर्णन करते हुए नायक रत्नसेन को अपना संदेश भिजवाती है। भौरा और कौवा, नागमती अपने महल के ऊपर खड़ी है, ऊपर से काग काला कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और एक भौरा काला, दोनों उड़ते जा रहे हैं। तो कह रही है कि विरह में जलती हुई अग्नि उस काले कौवे और काग से भौरे से कह रही है कि तुम्हारी जा करके बोल देना कि तुम्हारी बिरहणी जो है विरह की अग्नि में जल गई है, और जल करके जो धुआं निकला है उस धुएं से हम लोग काले हो गए हैं, अपना प्रमाण भी दिखा देना। ठीक है, जा करके रत्नसेन से कह देना कि शोधन विरह जर मुई तेहिक धुआं हम लाग, पिए से कहे संदेश रहा है भौरा है काग, शोधन विरह जर मुई तेहिक धुआं हम लाग। ये लास्ट उसमें लाइनें है, बुक में आप लोग देख लेंगे। शीत उसके शरीर को बुरी तरह कपाता है। विरह में नायिका शंख के समान हो गई है। वर्षा का होना, पवन का बहना भी उसके विरह ताप को बढ़ा जाता है। सभी भाग खेलत हैं, पर नायिका के विरह ताप में संतप्त हो रही है। नायिका तो विरह की आग में जल रही है। बाकी लोग फागुन के महीने में उत्साहित हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन नायिका के लिए ऐसा संभव नहीं है। अब विद्यापति का तीसरा जो है पोएम विद्यापति का है, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तीनों पोएम का हमने एक साथ ले लिया है। प्रियतमा के दुख का क्या कारण है? ये विद्यापति मैथिल कोकिला के नाम जाने जाते हैं। मैथिली में इन्होंने लिखा है और आदिकाल के ये कवि हैं। मिथिला में घर घर में इनके पद को गाया जाता है। प्रियतमा के दुख के कारण निम्नलिखित हैं। प्रियतमा का प्रियतमा मतलब नायिका, प्रियतम मतलब उसका नायक, उसके पास नहीं है, वह कहीं बाहर जा बसा है। अब वह एकाकी जीवन बिता रही है। एकाकी मतलब अकेला, अकेलापन में जी रही है नायिका। प्रियतमा का प्रियतम उसके मन को हर कर चुरा कर अपने साथ लेके चला गया है। सावन का महीना है, इस मास में वर्षा होती है। वर्षा ऋतु मिलन की होती है। इस ऋतु में प्रियतम के पास न होने से, नायिका के पास नायक के न होने से विरह का दुख बढ़ गया है। वह प्रियतम की उपेक्षा का शिकार हो रही है। उपेक्षा माने अनादर का शिकार हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसको अब हम लोग देखते हैं। इसमें है कि नायिका के प्राण तृप्त न होने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने लिया है। नायिका के प्राण इसलिए तृप्त
तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उसका नायक के प्रति प्रेम और अनुराग क्षण क्षण, क्षण क्षण मैंने हर पल, प्रत्येक पल नवीनता धारण कर लेता है। उसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न उससे पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि का अनुभव किया जा सकता है। प्रियतम के रूप और वाणी की चिर नवीनता, चिर माने हमेशा नया नया, हमेशा नया नया, नायिका के प्राण को अतृप्त बनाया हुआ है, असंतुष्ट कर रहा है। नायिका के मन में हर समय मिलन की उत्कंठा बनी हुई है, अत्यधिक इच्छा, उत्कंठा माने पाने की अत्यधिक इच्छा बनी रहती है। उसके हृदय की आग अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सेह पीरीत अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होए। सेह माने वही, सेह मतलब वही, पीरीत मतलब प्रेम, और अनुराग मतलब भी प्रेम होता है। बखानी माने बखान करना, तिल तिल माने हर पल, हर क्षण, नूतन माने नया होने से लेखक का क्या आशय है? नायिका की एक सखी जब उसकी प्रेमानुभूति के बारे में जानना चाहती है तो नायिका अपने इस अनुभव का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ समझती है। इस प्रीति और अनुराग का वर्णन करना इसलिए कठिन है क्योंकि यह क्षण क्षण नवीन रूप धारण करता है, हर पल हर क्षण नया रूप धारण करता है। नवीन होती चीज में स्थिरता नहीं होती है, और हर पल नया होने का मतलब बदलाव हो रहा है तो स्थिरता नहीं होती, वो स्थिर रहेगा नहीं, अभी जैसा है बदल जाएगा। जैसा कोरोना हर बार बदल जा रहा है, नया वेरिएंट आ जा रहा है, एक से लड़ने के लिए हम लोग मजबूत हो रहे हैं तब तक दूसरा वेरिएंट आ जा रहा है। इस कथन से भी लेखक का यह भाव है कि प्रेम कोई स्थिर वस्तु नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में बदलाव आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको अब हम लोग देखा जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम के ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? नायिका कातर, कातर मतलब होता है व्याकुल, व्याकुल, अधीर भी लिख सकते हैं, अधीर, व्याकुल और अधीर, इस कातर का मतलब से अधीर, बेचैन, परेशान होने की दृष्टि से अपने प्रियतम को ढूंढती रहती है। कवि ने उसकी मनोदशा को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। कातर दीठ, दीठ माने दृष्टि, कातर माने व्याकुल, कर माने करके, चौदिस चारों दिशाओं में, हेर हेर, हेर हेर माने खोजना, खोजते खोजते, नैन गरल जलधार, आंखों से जल की धारा बहने लगती है। इसमें कवि बताता है कि नायिका शरीर विरह दशा में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के समान क्षीण हो गया है और उसके नयनों से हर समय अश्रु की धारा बहती रहती है। वह इधर उधर प्रियतम को ढूंढने का प्रयास करती रहती है, हर पल इधर उधर ढूंढती रहती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया आपका, उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ये आप लोगों की डिमांड पर मैंने बनाया था, मैं कोर पढ़ाता हूँ लेकिन इलेक्टिव का भी। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड।